आईआईटी मेंस में जो क्वेश्चन आया था इस बार एसी का, उसको जरा देखते हैं। नोट करिएगा, एन एसी सोर्स मतलब कि लिखो, आप नोट करो, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू एलसी series circuit of voltage V is equal to V नॉट के जगह पे हो गया 10 साइन ओमेगा के जगह पे हो गया 314 t। फाइंड द करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्वेश्चन आपके पास है, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू एलसी सीरीज सर्किट। सर्किट कौन सा है? एलसी है, सीरीज सर्किट विथ V इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी, ओमेगा 314 है। फाइंड द करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेयर L इज 40 हेनरी। L आपको गिवन है, L आपके पास है 40 मिली हेनरी, C आपके पास है 100 माइक्रो फैरेड। तो आपको बताना है करंट I फाइंड आउट करना है आपको, और आपके पास सर्किट कौन सा है? LC सर्किट है। तो आप ले लो एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर भी है, सीरीज में लगे हुए हैं, उनको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। वो बैटरी आपके पास है एसी बैटरी, सोर्स जिसको हम बोलते हैं, कनेक्टेड टू द सोर्स मतलब बैटरी। वो क्या है? V इज इक्वल टू 10 साइन 314 t। कैपेसिटेंस L कितना है? 40 मिली हेनरी। ये कितना है? 10 माइक्रो फैरेड, 100 माइक्रो फैरेड है गाइस। आपको बताना करंट इन द सर्किट, करंट क्या होगा, लेकिन करंट बताना टाइम के फंक्शन में। क्वेश्चन शायद सबको पता चल गया होगा। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दूं क्या? एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू एलसी सीरीज सर्किट। देखो, एसी सोर्स को L और C सीरीज सर्किट से कनेक्ट किया, दैट उसका V इज इक्वल टू 10 साइन 314 t है। फाइंड द करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। L दे रखा 40 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस दे रखा है 100 माइक्रोफैरेड। तो गाइस, अपने को बताना है, आप लोग जरा ट्राई करो, आता है क्या किसी को समझ? चेष्टा करके ट्राई करो। ये आईआईटी मेंस में जो 2020 में 9 जून को पेपर हुआ था, 2020 9 जून, सेकेंड शिफ्ट। अच्छा, ये जून वाला नहीं है बेटा, जनवरी वाला है। सेकेंड शिफ्ट में जो आया था, ये है पेपर का कहानी। कोई बात नहीं, अभी एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगा, मैं बताऊंगा, डरना नहीं है आपको। आईटी वाईटी कुछ होता नहीं यार। तो देखो, ऑप्शन मैं आपको लिख देता हूँ एक बार, क्वेश्चन मैंने पूरा समझा दिया आपको। अब मैं ऑप्शन लिखूंगा, 4 ऑप्शन है अपने पास, ठीक है? तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। पहला ऑप्शन ए पार्ट, गिवन दैट 10 साइन ओमेगा टी, आई जो है, आई कितना है? 10 साइन 314 टी, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास बी पार्ट, वो है 5.2 साइन ओमेगा टी।
5.2 साइन 314t एंड सी पार्ट आपके पास है 0.052, 0.5 कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो 0.52 साइन 314t एंड डी ऑप्शन है आपके पास 0.52 इंटू 10 cos ओमेगा टी cos 314t। यहाँ ओमेगा के वैल्यू 314 है बेटा। ये ऑप्शन आपके पास थे। अब आप ऑप्शन पे जाइए, देखते हैं क्या होता है, करिए जरा। हाँ, डी पार्ट आंसर है, आंसर इज डी पार्ट। भाई तुम लोग भी कहाँ से पहुंचे? अरे किसी कुछ समझ में आया कि नहीं रे? क्या किया जाए जल्दी बताओ। देखो इसके थ्रू एक रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा XL, और इसके थ्रू क्या होगा एक रेजिस्टेंस XC। XL और XC कैलकुलेट करो। कितना आया बताओ। क्योंकि देखो ऑप्शन में क्या है ना, ऑप्शन में अपने पास वैसे दिमागदार वाला बच्चा होगा तो तुरंत लगा लेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले XC और XL निकालेंगे आप, और देखो ये V0 गिवन है तो आप I0 निकाल लीजिएगा डिवाइड करके, तो पता चल जाएगा कि I कितना होगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, I तो 10 नहीं होगा, ये ऑप्शन तो गलत है। I0 इज नॉट 10, I0 इन्हीं में से कुछ हो सकता है। अब I0 आपको पता चल जाए तो बात निकल जाएगी। अब देखो गाइस, जिसको बहुत ही कुछ सॉल्व नहीं करना है तो ध्यान देना, L और C सर्किट है। LC में जो करंट होगा, समझ रहे हो, किससे कम से कम 90 डिग्री तो बनाने वाला है, किससे, वोल्टेज से, और वोल्टेज में साइन ओमेगा टी, तो इसमें क्या आना चाहिए। क्या बात क्लियर है? देख रहे हो आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया था ये। विभू अरे बोला करो रे, जिंदगी है कि खत्म, समझ में कुछ आ रहा है? अरे डी पार्ट आंसर समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे विभू तू बहुत पिटेगा। हेलो, अरे अरे आवाज आ रही, तेरे को क्या दिक्कत है? था कि नहीं था मैं जो समझाया? तो हेलो, मतलब आ रहा है तो कितना करो, मतलब तेरा मार के तोड़ दूंगा मतलब का। इधर देख बेवकूफ, करंट निकालना है तो करंट क्या होगा, एल और सी में करंट क्या होता है, फेजर डायग्राम कितना होता है एल और सी में। तेरे को ना बेबू इतना कूटूंगा ना, किताबें सारा रजिस्टर छीन लूंगा, मैं बता रहा हूं तेरे को। किस लिए रखा हुआ है? करंट एल में या सी में क्या हो सर, वी से 90 डिग्री का एंगल बनता है, और साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। करे बस मर्दवा, ये ऐसी बात करोगे तुम लोग तो यार, तुम लोगों को मैं क्या बताऊं बे, तुम लोग आईटी में चले, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन। तो एक तो बात ये है कि सर
सब में साइन है, सिर्फ एक में साइन नहीं है, तो डी पार्ट आंसर हो जाएगा। अब ये तो तुक्का हुआ, मतलब देखो तुक्का भी मार लिया लेकिन यदि सही से आपको निकालना है तो आपको क्वेश्चन में जो गिवन है ये चीज गिवन है आपको। ओमेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ओमेगा अपने आप आपको हर जगह है। तो फी नॉट इज गिवन दैट 10, और आपको निकालना पड़ेगा आई नॉट। तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल अपॉन जो भी सर्किट का रेजिस्टेंस है। ठीक है गाइस, ओके। तो आप इस सर्किट का रेजिस्टेंस देख लीजिए, एक्सएल निकाल लीजिए और एक्सी निकाल लीजिए। बताइए एक्सएल और एक्सी कितना आया। अब मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, जिसको नहीं सोचना था उसका आंसर यहाँ तक खत्म हो चुका है, वो भाड़ में जाए। ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप एक भी चीज नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आया, तो मैं नहीं जानता। और क्वेश्चन में कुछ है नहीं यार, तुम सारे इतने गधे हो, इतने डफर है, मतलब लाइफ मेरी खराब हो गई। ये तुम लोग ऐसे लोग मुझे मिल जाए तो मैं तो गंगा में विसर्जित हो जाऊंगा, क्या करूंगा भाई। और तो क्या करना चाहिए हमको, सबको समझ में आ गया है। अक्षित, हर्षित, कुछ समझ में आ रहा है बेटा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको गिवन है और पूछ रहा है इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। एक्सएल 1 अपॉन एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सी क्या होता है, ओमेगा सी। तो एक्सएल ओमेगा एल आएगा, एक्सएल ओमेगा कितना है 314, और ये बेटा एल कितना है 40 इंटू 10⁻³ हेनरी। ये आपका आ गया रेजिस्टेंस ओम में। अब आपको एक्सी निकालना है बेटा, बहुत आसान है यार। एक्सी क्या हो सकता है 1 अपॉन ओमेगा सी सर, ओमेगा हो सकता है 314, और 100 माइक्रोफैरड मतलब कि 100 इंटू 10⁻³ होगा, ऊपर जाके हो जाएगा वो प्लस में। उसको उससे डिवाइड करोगे, सारा कुछ रेजिस्टेंस आपको आएगा। जो भी रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे रखोगे, यहाँ से करंट आएगा, उस करंट की वैल्यू पता कितनी आएगी 0.52, और आंसर डी पार्ट आएगा। आई डोंट नो आपको समझ में आया कि नहीं आया, बट चलिए, जैसे ही मैं आईआईटी लिखता हूँ ना, वैसे ही कुछ लोग अपना दिमाग बंद कर लेते, जैसे विभू नारायण, विभूति नारायण मिश्रा, नल्ले इस क्वेश्चन में क्या था भाई विभू है, अभी तो उपन्यासकार बन जाएगा 2 मिनट में। कितना आसान क्वेश्चन था यार। साइन 90 मतलब कि π/2 प्लस ओमेगा टी स्पॉट कॉस ओमेगा टी। और सर करंट जो होगा हमेशा क्या करेगा, बहुत ही डफर बच्चे हो तुम लोग, मुझे सब पता चल चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, लाइफ चलती रहती है ऐसे ही। मेरे को ना इतना सिंपल करना नहीं चाहिए, मेरे को टफ करना चाहिए फिजिक्स को, नहीं तो तुम लोग इतना आसानी से सही पढ़ाएंगे, हमें क्या करना है। तुम लोगों को तो मैं कूटूंगा किसी दिन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखोगे तो 11 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, एडिशनल से पहले वाले, जो बहुत ही आसान है, उनको आप इजीली कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत आई क्या? हर्षित, चलो ठीक है बेटा। तो मतलब ये आप क्वेश्चन जो है आपका 7.1 से लेके 7.11 तक आपको घर से सॉल्व करना है भैया। जो नहीं आया बताए, यदि किसी को इनमें से डर लगता है तो अभी बता दे, मैं डिस्कस कर दूंगा। चेष्टा बेटा, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। बहुत आसान है इसके क्वेश्चंस, डायरेक्ट इतना डिस्कस कर दिया हमने कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आएगी भी तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जिंदगी की राहों में गम जो गम के मेले हैं, अक्टूबर में तुम आ गए हो, मार्च में एग्जाम है।
5 मार्च, 5 मार्च को एग्जाम है आप लोगों का, किसी का बोर्ड। कौन कह रहा है? हाँ बेटा, है पागल समझते हो का? उनको भी पता है आगे बढ़ा के भी तुम कुछ ना पढ़ पाओगे। अबे ये जो कोरोना हुआ, कोरोना एक बहाना है भाई, कोई पढ़ता उड़ता नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। सारे जाके दिसंबर में ही पढ़ना शुरू करते हैं और दिसंबर और थोड़े से दिसंबर में सीरियस होते हैं, फरवरी में रटते हैं, जनवरी में थोड़ा अच्छा करते हैं और फरवरी में रिवाइज करते जाके एग्जाम देते हैं, नंबर आते हैं 95 मार्क्स। ठीक है गाइस, लेकिन भैया वही बात है, ये मतलब पागलों को समझ रहे हो क्या? धोखा, जानते हो पब्लिक को धोखा हो सकता है, तुम्हारे मम्मी पापा को धोखा हो सकता है कि तुम अच्छे हो। सीबीएसई वालों को बहुत अच्छे से क्लियर है कि तुम करते क्या हो। अबे तुम छोड़ो, तुम्हारे से पीछे वाले क्या करते हैं वो हमें पता है ना। सब प्री बोर्ड में फेल होते हैं, इसके बाद सीबीएसई में जाके नंबर आ जाते हैं। सबको पता है प्री बोर्ड तक कुछ ना पढ़े हैं सब। क्या धोखा दो, तुम सोच के देखो ना, तुम यदि अच्छा होते तुम अभी क्या पढ़ लेते? कोरोना होता तुम क्या उखाड़ लेते? अभी तक कुछ ना उखाड़ पाते। बल्कि कोरोना नहीं है तो तुमको फायदा है कुछ, चलो स्कूल नहीं जाना है। बोलो कोई क्वेश्चन बताना है भाई, पीयूष विभू कोई भी। पीयूष है क्या? बोल रहा है, आवाज ही नहीं आ रही उसकी। बोल नहीं रहा। कहाँ चला गया भाई? हाँ, आईटी क्वेश्चन समझ में आया तेरे को? आईआईटी का क्वेश्चन समझ में आया था क्या? अरे जो मैंने बताया था क्वेश्चन। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8। आप बाद में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, चैप्टर 8 ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग पढ़ते हैं। बहुत आसान है और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इसको ख़त्म कर देंगे हम। जादू से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि रट्टा नहीं है। लोगों को लगता है रट्टा है। सबसे पहली हेडिंग है, आपको दिमाग खराब हो जाएगा, लिखो डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है भैया, वो हम लिखेंगे। देखिए प्रॉब्लम ये है कि डिस्प्लेसमेंट करंट को हम किससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल समझना। डिस्प्लेसमेंट करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आईडी से। एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है और एक होता है कंडक्शन करंट, और इन दोनों को मिलाओ तो टोटल करंट होता है, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। कंडक्शन करंट कंडक्टिविटी की वजह से, और ये है डिस्प्लेसमेंट की वजह से, और यह दोनों को मिला के टोटल करंट होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट समझते हैं कि क्या है।
देखो डिस्प्लेसमेंट करंट को यदि हम लेके जाएं तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहता है कि यदि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज से बात करिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वहां से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी ये थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम लोग इसको। हम डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रेट, मतलब कि डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन dt, इसके रेट को से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट करंट। जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट जो प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे हम? इंड्यूस करंट। समझ रहे पीयूष? तो देखो बेटा, सब लोग समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये है डी बाई डी टी, फाई को हम चेंज करवाएंगे। फाई हमारे पास होगा बी इंटू ए, नहीं बेटा ई इंटू ए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, नॉट मैग्नेटिक। ई इंटू ए डी फाई बाई डी टी। और देखो हम ये भी तो जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स क्या होता है सर? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं होता? देखो गाइस, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाला हमने, डी क्यू अपॉन हमने डी टी किया, तो ये चीज बन गई। अब समझते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखो बेटा, एक करंट बन गया, और ये करंट जो क्या होगा बेटा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। किसका डिस्प्लेसमेंट बेटा? चार्ज पार्टिकल। देखो ये बन जाएगा आई, तो ये आई क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट। वो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी। current produced by change in electric flux is called displacement current, and उसको क्या करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और जो करंट उसमें हमें दिखेगा वो करंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। ये आईडी हो गया। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट आप ध्यान से समझ लीजिए कैसे हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की होने की वजह से हो रहा है। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है, रेट ये है, आपने उसको चेंज किया, आपने ये लिखा, फिर आपने बोला सर इसका क्या? तो चार्ज क्यू अकॉर्डिंग टू गॉस आपने लिखा है, गॉस लॉ से आपने लिखा है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो सर ये कंडीशन आ गई और ये डिस्प्लेसमेंट करंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों प्रोड्यूस होगा? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये चीज सबको समझ में आ गई है क्या? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये कहाँ से आ रहा है? ये फ्लक्स होता है, ये फाई जो होता है ना वो होता है, यहाँ फाई लिख देता हूँ किसी को दिक्कत हो तो। फाई इलेक्ट्रिक जो होता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में। उसकी वैल्यू हमने रखी, एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हमने बाहर निकाला, डी क्यू अपॉन डी टी को हमने करंट लिखा, और ये चीज कहा। यहां तक सब लोग विभूचर को समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो बेटा, इसको थोड़ा सा यदि हम समझना चाहें, वैसे तो आपको बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट करंट इतना लिख दोगे नंबर मिल जाएगा,
अब समझना चाहे कि सर कहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कहानी, मतलब हम क्या करना चाहें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर कहाँ चेंज हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जहाँ भी करेंगे हम कर सकते हैं, या तो कैपेसिटर की बात कर सकते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, याद आया कुछ आप लोगों को। हम ये क्या कर रहे हैं कि हम देखो जबरदस्ती का नहीं पढ़ना होता है बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब आप बात करोगे तो सर आपको पहुंचना पड़ेगा किस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होने चाहिए, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट रखें तो क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये कुछ समझ में आ रही बात। तो अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि हमने तो क्यू क्यू रख दिया। उसने कहा सर हम क्या करते हैं कि चार्ज हमको नहीं पता तो धीरे धीरे चार्ज को लेके आते हैं। क्या करते हैं, धीरे धीरे चार्ज को लेके आते हैं, और चार्ज को लेके आने का जो रेट है वो क्या है बेटा, GQ/dt इज द चार्ज जो उसके पास आ रहा है। धीरे धीरे वो थोड़ी देर बाद वो चार्ज हो गया और इसकी वैल्यू हो गई Q। तो इस तरह से क्या होगा कि फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी, और जब फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, मतलब उसका रेट अलग होता जाएगा बेटा, चेंज होता जाएगा फ्लक्स। कुछ समझ में आ रही बात। तो ये कैपेसिटर वगैरह देख के आपको डरना नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो भी करंट प्रोड्यूस होगा सर्किट में सर, वो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। अब बात ये है, डिस्प्लेसमेंट करंट सबको क्लियर है, आईडी क्या है सर, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और बाद में उसका फार्मूला लिख दो कि आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये लिख दो तो ये आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर देखो यही तो रेट हो गया, सर ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहा। देखो ध्यान से समझो, हमने इसी को लिखा था कि डी फाई बाई डी टी, और इसकी वैल्यू डाली थी तो उससे करंट प्रोड्यूस हुआ था, तो वो अपने आप I इज इक्वल टू आ रहा है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी। तो इससे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहे हैं। अब आप उसको प्लेट के कैपेसिटर के बीच में देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब समझो, जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं सर वो कौन सा करंट है, ध्यान देना, ये कौन सा करंट है गाइस, आज तक जो भी हम पढ़ते आ रहे थे RMS, वो करंट है। RMS करंट क्या है दैट करंट, ये RMS करंट तो ये ऐसे ऐसे आया, वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये भी क्या है, ये भी समझना है बेटा, वो एक कंडक्शन करंट, क्योंकि करंट जो होगा वो क्या आएगा, Q/T से आएगा। या क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यदि पढ़ोगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा सर, और फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे मोशन करेंगे सर, है ना गाइस, और जिस रेट से मूव करेंगे उसको आप बोलोगे कि सर ये हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा, एक तो होता है कंडक्शन करंट, एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं कराया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मूव करा दिया, तो उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट। और डिस्प्लेसमेंट यदि फ्लक्स में चेंज हुआ तो कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो सर पहले हम ये क्यों नहीं लिखते थे, क्योंकि क्या होता था बेटा कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है आईडी उस केसेस में क्या होता था, बहुत कम हो जाता था, और आईडी की वैल्यू 0 हो जाती थी, तो उस समय कैपेसिटर प्लेट्स में ओनली कंडक्शन करंट IC आता था, नो डिस्प्लेसमेंट करंट। अब बात यही है कि देखो, तो टोटल करंट देखो, कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ ये IC रहता है, तो हम इसी को टोटल करंट बोल देते हैं, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, समझ में आ रही है।
लेकिन तो ये ज़्यादातर केसेस में, इस केसेस में जब केवल जा रहा था तो इसमें फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा था बेटा चेष्टा, तो उस वक्त सिर्फ कंडक्शन करंट था, तो हमको लगता था सिर्फ ये आई जो है वो IC ही है। लेकिन ऐसा जब कोई केस आए कि फ्लक्स में भी चेंज हो रहा हो और ऐसा भी हो रहा है तो करंट ये होगा। मेरी बात समझ में आ रही सबको? पीयूष, ओके, तो एक इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं। चेष्टा बेटा आप कुछ कहना चाहते हो? ओके, देखो एक इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, 12th वाले आराम से समझना, और सीधा यही चीज एग्जाम में लिखने के लिए आता, सीधा सीधा आएगा। लिखो एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, एकदम सीधा सीधा यही लिखने को आएगा जो अभी लिखेंगे, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, और आपको नंबर मिल जाएगा। एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी इसको बोल सकते हो, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन भी बोल सकते हो आप इसको। ये एम्पियर और मैक्सवेल दोनों लोगों ने मिल करके इसको बनाया था, इसलिए हम लोग एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन बोल देते हैं कभी कभी इसको हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE में डायरेक्ट आता है। बच्चे बोलते हैं सर कहाँ बुक में लिखा है क्वेश्चन, एम्पियर मैक्सवेल लॉ कहाँ लिखा है सर? लिखा है बेटा एम्पियर मैक्सवेल लॉ, लेकिन ना हेडिंग नहीं दिया इसलिए आपको दिखता नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं पढ़ा के निकल रहा हूँ। ये चीज़ें डिस्प्लेसमेंट करंट को डिस्कस नहीं करता, बहुत जरूरी है डिस्प्लेसमेंट करंट करने की। देखिए एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या कहता है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, या इक्वेशन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है गाइस, आप इसको इक्वेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकदम सीधा लिखेगा कि एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन बताइए, मेरी बात समझना। तो एम्पियर ने कहा था, एम्पियर ने क्या बोला था कि सर जो भी B.dl है वो म्यू नॉट I के बराबर है। किसके बराबर है? देखिए B.dl, ये आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, ये क्या चल रहा है, म्यू नॉट I, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। उस बात समझ में आ रही है? तो ये मैं एकदम लिखता जा रहा हूं, B.dl इज एम्पियर सर्किटल लॉ। और ये जो मान लीजिए कि कोई भी एक एम्पियर सर्किटल लॉ है, उसी इक्वेशन में यदि क्या करें, टोटल करंट पास करा दें हम सरफेस, जो क्लोज सरफेस है उसके क्रॉस I का, तो वो I जो होगा सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड। तो देखो यही चीज अब जब हम पढ़ चुके हैं कि सर ये जो I है वो कोई भी I हो सकता है, तो यहां से एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन क्या बन जाती है, बहुत आसान, म्यू नॉट ID प्लस IC। अरे सर क्या दिक्कत है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसको क्या लिखेंगे हम, म्यू नॉट, इसको क्या लिखेंगे हम, हमारी मर्जी सर, IC लिख लो, और इसको क्या लिखेंगे हम, म्यू नॉट ID के वैल्यू क्या लिख दो, एप्सिलॉन नॉट d∅dt। ये B.dl मैक्सवेल इक्वेशन में हमने क्या किया बेटा, ये एकदम डायरेक्टली ये एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन है, और एग्जाम में सिंपल बोलता है 1 नंबर में एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन लिखिए आप साहब, यही है एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। यदि आप ये लिख देते तो आपको नंबर मिलेगा, और कुछ भी बकवास कर लोगे नंबर नहीं मिलेगा। यदि आप लैंग्वेज में कुछ भी लिखा नंबर नहीं देगा, ये इक्वेशन उसको चाहिए, एकदम ये चाहिए। B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d∅dt, और यहाँ पे फाई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये इक्वेशन उसको चाहिए। आपके एनसीईआरटी में लिखा, आंख बंद करके, ये एनसीईआरटी में लिखा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस आप लोग समझते नहीं हो अभी। लेकिन ये सीधा एग्जाम में पूछेगा एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, तो आप कहते हो फिर सर ये कौन सी इक्वेशन है? भाई साहब क्या किया हमने, एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या कर दिया हमने, सिंपल I की वैल्यू डाल दिया, और I क्या होता है, IC प्लस ID, अभी बताया था मैंने, ये एम्पियर मैक्सवेल। तो एग्जाम में इतना नहीं करोगे तो भी ये ही डायरेक्ट लिखना होता है, आपको अपने याद के लिए लिखना है। इसको लिखना है तो आप क्या करो, इस अपने जानने के लिए लिखना है तो लिख लो कि एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन में क्या है, लिखो
if we put value of current in एम्पियर सर्किटल लॉ, अब करंट कौन सा, वैल्यू ऑफ करंट, तो वहां पे लिखोगे ब्रैकेट में आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी। इफ वी पुट वैल्यू ऑफ करंट आई की वैल्यू पूरा ये लिखोगे आप, इन एम्पियर सर्किटल लॉ, देन वी फाइंड एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। ये आपके याद के लिए एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है साहब, ये 3 नंबर का पूरा चैप्टर है, लेकिन 3 नंबर में ऐसी तैयारी कराऊंगा कि 3 यहीं पे गलती है बेटा। ये 3 नंबर के चैप्टर है, इसको तुम हल्के में लेते हो और इससे कोई क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। आपको क्या लगता है डायरेक्ट थियरी पूछेगा, मार डालेगा आपको। ये सबसे ट्रिकी चैप्टर है क्योंकि आपके नंबर का जाने की संभावना इसमें ज्यादा है। तो ये हमने 2 बातें लिखवाई, वो बात आपको याद रखना पड़ेगा और बहुत ही सतर्क होकर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा इसमें से अभी तक कुछ नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फैराडे कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे चलती हैं, क्या होता है, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि लिखो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, चेस्टा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होगी बेटा? बोलो बेटा। चेस्टा पता है आपको? सुना नहीं, आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? जा तो रही है। बेबू बेबू जा रही है आवाज? तो नेट मेरा कम वो हो गया, धीरे हो गया आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सोर्स क्या हैं, कितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पाथ क्या होता है, ये सारी बातें बहुत आसानी से आप समझोगे। पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन क्या होती है, तो वो भी एक ऐसे ही फॉर्म में चलेगी। तो इस जनरल लिखो, जनरल इक्वेशन ऑफ ईएम वेव। ऑल टाइप जितने भी है ना, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी, मोबाइल, ये जो कुछ भी आ रहे हैं सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा। y इज इक्वल टू जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। चलो सबको प्लस में लिख लेते हैं। ये जनरल इक्वेशन है kx माइनस ओमेगा टी। आप माइनस लिखोगे, माइनस लिखो, प्लस लिखोगे, प्लस लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये जनरल इक्वेशन है। इस इक्वेशन के बारे में किसकी बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। आप इसी में भी पढ़े थे, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। ये क्या है बेटा? ये है डिस्प्लेसमेंट। ये आपने 11 में पढ़ा था। ये क्या है बेटा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये क्या है बेटा? अब आई बात, ये भी पता होनी चाहिए आपको। के है एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर नोट करना बहुत जरूरी, नहीं तो मर जाओगे, बता रहा हूं मैं।
इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा, बहुत इंपॉर्टेंट, एंगुलर वेव नंबर। ओमेगा है आपके पास 2 पाई बाई टी, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपको पता है बात। फाई है आपके पास फेज, इसको आप इनिशियल फेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनिशियल शुरुआत वाला फेज, इनिशियल फेज, पहले से कुछ फेज था, ये बिकम्स जीरो भी हो सकता है, फेज सेम फेज में हो जाएगा, या कोई जीरो से शुरू करेगी तो जीरो फेज हो जाएगा। 90 से होगा तो यहाँ से कॉस वाला होगा तो ओमेगा टी प्लस 5 बाई जो भी होगा, ये चीज पहले लिख लो आप चुपचाप शांति से। इनिशियल फेज नोट करो फटाफट, इसके बाद कहानी बताता हूँ पूरी क्लियर क्या होगा। इक्वेशन नोट करना बहुत जरूरी है, हमेशा याद रखना जो x के साथ लिखा है वो k है, जो t के साथ लिखा है वो ओमेगा है, ये बात लिखना जरूरी है। और ये बात यदि आप नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी बात, ठीक है गाइस। अब जिन जिन लोगों को बात समझ में आती है, बात ये है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक वेव, तो ऐसे वेव चल रही है। अब इसी की जगह पर मैं लिखने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा और मुझे बताइएगा। सबने नोट कर लिया, वो मिटा दो विभू। ओके, देखो बेटा, ये इक्वेशन आराम से याद रखना, ये तुमको 11th क्लास की थी, मैंने ऐसे लिखा, इसी में भी लिखा था, लेकिन अब हम आ गए, पूरा आदी हो गए, हम लोग को पता है सब कुछ, तो हम अच्छे से लिख सकते हैं। अब मेन बात आती है, व्हाट इज ईएम वेव। ईएम वेव अब समझ में आएगी, ईएम वेव क्या है भैया। ईएम वेव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वेव है और मैग्नेटिक फील्ड की भी वेव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखेंगे हम, ई नॉट, मान लो साइन ओमेगा टी लिखा मैंने, तो यहाँ क्या लिखूंगा जल्दी बताइए, कौन बताएगा, बी नॉट साइन ओमेगा टी, क्या सही लिखा मैंने, अरे वाह, फाई की वैल्यू बतावे, प्लस फाई की वैल्यू क्या, देखो बेटा यहाँ पे, हाँ अब सही लिखा, फाइव में भी जीरो, चेष्टा बेटा क्या मैंने सही लिखा है, चेष्टा नहीं है क्या, हाँ। देखो जरा, चलिए देखो सर, कोई भी वेव होगी ना तो किसी डायरेक्शन में जा रही होगी। अब डायरेक्शन में इसको मान लेता हूं x, तो ये हो जाएगी के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये यदि वेव हुई के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्या मैं ठीक लिख रहा हूं। अब मान लीजिए y डायरेक्शन है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, ये वेव तो प्रोपगेट हो रही है इन x डायरेक्शन, मतलब कि चल तो रही है x में, लेकिन उसके पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे हैं यहाँ पे मारूंगा डिप तो ऐसे 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 होते, तो ये y में चल रहे हैं। अच्छा सर, कमाल की बात। तो हमेशा याद रखना कि वेव के जो पार्टिकल होते हैं, वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑलवेज ऑसिलेट करते हैं, तो वो वेव प्रोपगेट हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस, तो या तो सर वाई के अलोंग ऑसिलेट होंगे या तो जेड के अलोंग। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं। यदि मैग्नेटिक फील्ड चल रही है एक्स में, तो उसके पार्टिकल ऑसिलेट किस में कर रहे होंगे, जेड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। कट गया।
मैं कहूँ कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फिगर बनाइए तो बेटा एग्जाम में कम से कम 25 बार आया हुआ, 1 नंबर का आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ड्रॉ करें फिगर, आपके एनसीईआरटी में ड्रॉ है फिगर। ध्यान देना चेष्टा बेटा, ये वाई के अलावा ऑसिलेट कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके अलावा ऑसिलेट करेंगे बेटा? जेड के अलावा, है ना बेटा। तो पार्टिकल जो होंगे ये मान लो 3D बनाऊं तो ये जेड के अलावा, ये जो ऐसे जा रहे थे ना सीधे, ये जेड के अलावा जाएंगे। कुछ समझ में आ रही है बात? ये किसके अलावा जाएगा? ये जेड के अलावा जाएगा, जेड। तो मतलब एक्स वाई एंड जेड मैंने ऐसे मान लिया, मान लो ये लाइन, ठीक ना। तो ये जेड के अलावा आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाओगे आप जेड के अलावा ऑसिलेट करता हुआ और प्रोपेगेट करेगा एक्स के अलावा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छा, ये मेरी बात समझ में आ रही है विभू तेरे को? यदि ये वेव ऐसे से जाएगी तो वो कैसे जाएगी? ऐसे ऐसे जाएगी बेटा, वो वाली जेड के अलावा ऑसिलेट होगी, वो डिजू 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 डिजू, और वो वाली क्या होगी? डिजू डिजू। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। तो फिगर कैसा बनेगा? समझ में आ रही बात? वो आपके एनसीईआरटी में। आप यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे एक्स लिख सकते थे, यहाँ पे वाई लिख सकते थे, तो यहाँ पे आप जेड लिखते, यहाँ पे जेड लिखते, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और वेव अपने प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर चलनी चाहिए, बिकॉज दैट इज ए ट्रांसवर्स वेव की कहानी है। क्या बात समझ में आ रही? तो आपके एनसीईआरटी में लिखा बना हुआ है फिगर 275 पेज पे, और ये फिगर बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा लिखता है कि भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताइए, आपका फिगर बनाइए, और लिखेगा वो कि प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस। यहाँ जेड होता तो यहाँ पे क्या हो जाता बेटा? यहाँ पे फिर एक्स हो जाता। बात समझ में आ गई क्या? और लिख देगा एग्जाम में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस, ड्रॉ द फिगर। तो आप जेड में दोनों को ऑसिलेट करा दोगे। तो बहुत आसान है बेटा फार्मूला लिखना। अब आप लिखो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फिगर जिसको नहीं समझ में बताओ जल्दी से। फिगर बनाना है एग्जाम में, सीधा सीधा पूछेगा। आप में एनसीईआरटी में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बार बार पूछता है ये का फिगर ड्रॉ करने को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बता दिया है। यदि ये z होगा तो ये वाला y रखा, तो ये वाला क्या होना चाहिए बेटा? x, क्योंकि तीनों दूसरे के परपेंडिकुलर। किसी ने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग z एक्सिस, तो देखो z एक्सिस हो गया। अब ये क्या होगा? ये x के अलोंग चलेगी। समझ में आ रही है बात कुछ? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका बनेगा। क्या लिखा आपने? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। लिखो कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, जरा कुछ सोच के देखो। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन मिले। यहाँ तो डायरेक्ट लिखा है, मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन मिले। कैसे मिलेगा भाई? ये सही नहीं है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड? सोचिए, नहीं तो फिर रट्टा मारना है भाई, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं, लिखना है बस। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन निकाले जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन बताइए। रिलेशन बता सकते हैं क्या आप?
आप लोग नहीं बता सकते? चलिए एनालॉग। चलिए आप लोग ये नहीं बता सकते, आई थिंक थोड़ी देर बाद इसको बात करते हैं। लिखो रिलेशन बिटवीन, हमेशा याद रखना बेटा, ये c होता है स्पीड ऑफ लाइट, और ये होता है म्यू नॉट, एंड ये होता है एप्सिलॉन नॉट का रूट। ये हमेशा याद होना चाहिए आपको कि c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ये चीज याद रखो, फिर बताता हूं। c आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। अब आप निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। c स्पीड ऑफ लाइट और म्यू नॉट क्या है? इन एयर, स्पेस, और ये भी स्पेस। यदि किसी मीडियम में v की बात करें स्पीड की, तो हो जाएगा वो म्यू उस मीडियम का और एप्सिलॉन नॉट उस मीडियम का हो जाएगा। तो आप जल्दी से लिख लीजिए एक रिलेशन यार, खत्म करिए। c स्पीड ऑफ लाइट चेष्टा नहीं है बेटा क्या? चेष्टा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा उनकी वो हो रही है शायद। ओके ओके, तो हमारे पास ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, ये आगे आपके पास, ये बेटा याद होना चाहिए। ये याद नहीं है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मर जाओगे। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, याद रखना है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन जल्दी। ई और बी में रिलेशन, ई और बी में रिलेशन आ सकता है, जल्दी करो। कैसे आ सकता है? बी नॉट में ई और बी में रिलेशन। देखो इस रिलेशन को यदि चाहेंगे हम लोग वैसे तो सीबीएसई वाले रट्टा मार देते हैं, डिवाइडेड बाय सी, उसको हम बोलते हैं कि ये रिलेशन है, ये रट्टा है। अब जिसको नहीं समझने की ज़रूरत है, आपके बुक में ये लिखा हुआ है, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको रट्टा मारो। लेकिन यदि रिलेशन, यदि आप इसको चाहोगे तो मैं बता दूंगा, मैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन पे जाओ, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन पे, और वहाँ से इसको मिल जाएगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना हमेशा। और ये फार्मूला बहुत है, जो अभी फार्मूला लिखवा रहा हूँ एक तो छोटे छोटे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, और ये कोई नहीं पूछेगा आपसे कि इसको डेराइव करो, बट मैं यदि कंपेयर करोगे तो मिल जाएगा। देखो एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहता है? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और आई क्या है बेटा? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। बेटा ये म्यू नॉट बन गया, एप्सिलॉन नॉट बन गया, और यहाँ पे देखो डी फाई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया अपॉन डी टी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो गाइस ध्यान दो, बी को मान लो बाहर निकाल लो, और इंटीग्रेशन में dl और dt लिख दो, ठीक ना। अब देखो चीज़ें धीरे धीरे बदलती जाएंगी और आपको समझ में आता जाएगा। और ये dl पता क्या है? ये dl छोटे से लेंथ की एरिया, मतलब कि ध्यान दोगे यदि तो अभी आपको ये समझ में आ जाएगा, कोशिश करो। यही था क्या? देखो ये चीज दिख रही है। अभी एक रिलेशन लिखवाया क्या मैंने आपको?
थोड़ा बहुत कंपेयर करके मिल रख ले बे, यही है बुक में। बकवास कर रहा। बुक तेरे पास है? इसका कोई डेरिवेशन नहीं आ रहा है। हाँ तो बुक में देख दिया है क्या, डायरेक्ट लिखा है B इज इक्वल टू E बाई सी। कुछ ज्यादा समझाने लगता हो, कुछ ज्यादा पगला जाते हो तुम लोग, मेरे को पता है। ये है रिलेशन सी, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू डाली जाए और मल्टीप्लाई किया जाए तो सी के बराबर आती है। अब इसकी वैल्यू तेरे को याद ही नहीं होगी, नींद में जा, नींद में। तो हमेशा याद रखना आपके पास ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। ये कंपैरिजन जब इसकी वैल्यू डालोगे तो सी के बराबर आएगा। सी की वैल्यू क्या होती है जरा भी बता दे तो। अरे वाह, पता क्या बता रहा है, सी की वैल्यू ये होती है सर। अरे वाह, मतलब तेरे को तो मैं मेडल दे दूं बे। सी क्या है जरा बता दे, सी क्या है, सी क्या है, सी व्हाट इज दिस, सी क्या है बे? कैपेसिटर। सी क्या है रे? पीयूष जरा बताइए सी, अरे पीयूष जरा बताइए सी क्या है? मैं किनको पढ़ा रहा हूँ बे? सी क्या है बे? मैं पागल हो बोलूं क्या? किसको पढ़ा रहा हूँ? सी क्या है बे? अरे बाप रे बाप, तुम लोग जार खा के मरो, स्पीड ऑफ लाइट है। आए हो दादा, तुम लोग यार, अबे तुम लोग को सर्फ काटेगा तभी तुम लोग मरोगे थोड़ी बे। अबे धरती पे बोझ हो तुम लोग। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3.8। चोपड़ा बेवू बताएगा, चुप। बेवू कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? ऐसे हाँ, समझेंगे इसको। बताओ मतलब बताओ। अरे तुम पास में होते ना तो तुम्हारा आज मैं टकला करवा दूंगा तुमको आज मैं। हो गया बताओ, इस 6-7 क्लास की 3 लाख 3 तो कितना होता है भाई, जल्दी बताइए। ओ सर, ओ सर, ओ। अरे वाह 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 वाह, क्या बात करते हो। देख रहे हो भाई साहब, जिसको सी का पता नहीं वो ससुरा पूछ रहा है कि ये कैसे आया साहब, बताइए। मैं अब जिंदा रहने के लायक नहीं बचा हूं। भैया लोग लिख लीजिए, गलती हो गई हमसे पढ़ाकर। सी है स्पीड ऑफ लाइट और म्यू नॉट क्या है बेटा? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब इनको डालोगे, इनके वैल्यू निकालोगे तो सी के बराबर एक्सपेरिमेंटली हमने देखा और आती है। ठीक है, जब ये आती है गाइस तो ये और ये फार्मूले, अभी जो मैंने सिर्फ 2 फार्मूले लिखवाए इस चैप्टर में, ये और ये, और जिसको नहीं याद वो 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं कर पाएगा सीबीएसई में, बाकी आपकी मर्जी। और इसका कोई डेरिवेशन कोई प्रूफ आपको नहीं पूछेगा और आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन है और ये आपको रुला देगा। बहुत आसान फार्मूला था। और ये हमने जो फार्मूला अभी आपको बताया B इज इक्वल टू E बाई सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक फार्मूला आपको और बताऊंगा मैं, ठीक है, और उस फार्मूले को आप लोग यदि कर लीजिए तो काम बन जाएगा। लिखो, रिलेशन बिटवीन एनर्जी ट्रांसफर टू अ सरफेस, energy transfer to a surface in a time and momentum। कहने का मतलब है कि मोमेंटम क्या होता है? हमने कहा मोमेंटम होता है P होता है mv। अच्छा ठीक है सर। अब कोई भी सरफेस है आपके पास, मान लीजिए एक सरफेस है, आपने किसी भी तरीके से एनर्जी ट्रांसफर किया, रेडिएशन गिरा के किसी भी तरीके से एनर्जी दिया, मान लीजिए एनर्जी आ गई U, तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया U, लेकिन वो जो आए होंगे लाइट गिरी होगी उसका कुछ क्या रहा होगा? मास रहा होगा, और मास रहा होगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, तो समझ रहे हो? तो उनमें रिलेशन पूछा आपसे। अब ये वेलोसिटी कौन सी होगी लाइट की बेटा? C होगी। ध्यान से देखिएगा,
जैसे आपने कहा कि सर एक सोलर पैनल है हमारे पास, हम क्या करते हैं सनलाइट देते हैं उसको, चार्ज हो जाता है, वो एनर्जी ले लेता है गिवन टाइम में, एनर्जी यू लेता है। और तो सर क्या रिलेशन होगा मोमेंटम और एनर्जी में? तो बेटा लिखो P इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ये कहानी में खुद से बना रहा हूँ, ये कुछ कहीं लिखा नहीं है, इसलिए बना रहा हूँ कि याद रह जाए तुमको। P इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई C। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि कोई मोमेंटम बता दे आपको, क्योंकि एक मान लीजिए एक पार्ट कोई भी रेज रेडिएशन फेंकोगे तो उसका कुछ मोमेंटम गिवन होगा, पूछेगा एनर्जी कितना अब्जॉर्ब किया होगा उसने, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है। 3 फार्मूले से जिंदगी बन सकती है इस चैप्टर में, इसके अलावा कोई फार्मूला बताऊंगा नहीं। मतलब इस पे सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, आप जाएंगे। बता रहा हूँ आपको 8.2 एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल आप देखेंगे तो 8.2 सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी का है, P इज इक्वल टू E बाई सी के रिलेशन पे 8.2 सॉल्व एग्जांपल है डायरेक्ट। और 8.3 जो है जनरल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू ए साइन ओ वाला है, तो 8.2 भी आ जाएगा। 8.3 आपके पास है ये वाली, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी पे है। और 8.4 क्वेश्चन जो आपके पास है वो इस पे है। 8.4 क्वेश्चन इस डायरेक्ट है इन पे, इससे न्यूमेरिकल पूछ लेता गाइस। टाइम किसी को ज्यादा तो नहीं हो रहा है, किसी को जल्दी तो नहीं है देखो, देख लो कोई छोड़ के हाथ से तो अच्छी भाग तो नहीं है, कोई जा तो नहीं रहा, कहीं जाना तो नहीं किसी को। देखो बेटा आपको एग्जाम में आपको जाके घर पे क्वेश्चन करना है, सॉल्व एग्जांपल आप 8.1 8.2 एंड 8.3। और एक और फार्मूला बताता हूँ, क्योंकि ना बेटा ये फार्मूले और गिवन नहीं है, न्यूमेरिकल में जबरदस्ती लिख देता है और आपको निकालना होता है। लेकिन क्या करता है, जबकि ये कोई हेडिंग नहीं है ना कि P इज इक्वल टू यू बाई सी, कोई हेडिंग नहीं है, इसलिए आपके टीचर्स भी इसको नहीं पढ़ाते हैं और इसी पे क्वेश्चन पूछता है, फिर आप बोलते हो कहाँ से आया था यार। तो ये 3 फार्मूले जो हमने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 1 मार्कर क्वेश्चन पूछेगा और आपको सिर्फ पूछेगा कि भाई क्या रिलेशन है, और आप नहीं बता पाओ गए काम से। एक बात हमेशा याद रखना, पावर डिलीवर्ड, मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने एक सरफेस है, सरफेस पे कुछ रेडिएशंस गिरा दिया हमने, और हमने बोला कि सर इसने पावर, हमने इसको डिलीवर किया पावर P, तो ठीक है। अब हमने इसको पावर P, तो इसकी इंटेंसिटी आई रही होगी, इसने एनर्जी U एब्जॉर्ब किया होगा। सर क्या रिलेशन होना चाहिए पावर एनर्जी और उसमें, क्या होनी चाहिए इंटेंसिटी पावर और एनर्जी में रिलेशन। तो ये रिलेशन कहीं लिखा नहीं आपके बुक में एनसीईआरटी में, लेकिन ये डिलीवर करता है तो वो चीज आपको लिखनी पड़ेगी। एनर्जी पावर इंटेंसिटी एरिया, मान लीजिए कि पहले समझते हैं कि व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है। तो एक लाइट की आपने कुछ भी इस पे लाइट गिराया, आप बोले कि कितनी इंटेंसिटी से लाइट गिर रही है सर, मान लीजिए इसकी एरिया ए थी और इसमें जो भी पावर डिलीवर हुआ क्या हुआ P हुआ, तो इसकी इंटेंसिटी जो होगी वो होगी इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया। ये लिख लीजिए, ये क्या है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लिख लीजिए जल्दी से, पावर डिलीवर्ड टू द सरफेस एंड ए इज द एरिया ऑफ द सरफेस। इस पे 8.4 क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट। 5 मिनट में क्लास खत्म करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 4 फार्मूले हमने लिखवाए हैं, किसी को कोई दिक्कत हो मुझे बताइएगा। और अपनी कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खत्म हो जानी है, आराम से करिए आप लोग। हाँ हाँ, बिबू बिबू
कोई दिक्कत है बेटा? आप ये डायरेक्ट 3-4 फार्मूले हैं, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सब कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि ये सिंपल बात है कि कितना इंटेंसिटी होती है लाइट जब एक सरफेस पे गिरता है सर, कितना पावर होता है सर, कितनी एनर्जी होती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में रेज को गिराएंगे तो वो एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो एनर्जी कितनी हुई तो वो पता होनी चाहिए। देखिए हम बात करते हैं कुछ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और बहुत आसानी से आप लोग याद रखिएगा। पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एकदम सतर्क हो जाओ, ये इसमें से हमेशा एक आएगा 2 नंबर का, तो ध्यान से सुनना। पहले तक 2 नंबर का डायरेक्ट आता था लिखने के लिए, लेकिन अब ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, कैसे, ध्यान दे लीजिएगा जरा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी जो एनसीईआरटी में बता रहे हैं वो 7 होती हैं, 7 होती हैं। तो उसको देखते हैं क्या है। GXU, गामा एक्सरे एंड अल्ट्रा, VIM, विजुअल इंफ्रा माइक्रो, और दैट इज रेडियो। आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 280 पे गिवन है और 281 पे एक एक नाम लिखा हुआ है। 7 होगी, देख लीजिए आप। सबसे नीचे गामा होगी, सबसे ऊपर रेडियो होगी। अरे उसमें नहीं, तुम उसमें कहाँ देख पाओगे, इतना कहाँ दिमाग लग लेता है। पहला क्या लिखा है, रेडियो वेव, दूसरा क्या है माइक्रोवेव, तीसरा क्या है इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्स और गामा। ये 7 रेज है। मेरे गाइस, मेरे क्वेश्चंस को सुनना ध्यान से। हर एक रे की, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली, तो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चलेगी ऐसे ऐसे, उसका कुछ अलग अलग वेवलेंथ होगा, अलग अलग वेवलेंथ का ऑर्डर होगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होगा। तो वो सारी चीज़ों पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और पूछेगा जो हेडिंग देके लिखा है। तो मैं इसको बता देता हूँ कि कैसे क्या होगा। देखिए GXU गाड़ी थी, कार, GXU कार थी, V नाम का लड़का था, गाड़ी चलाया, बहुत दूर चला गया जंगल में, और जब जंगल में गया तो उसका मोबाइल वगैरह काम करना कर दिया बंद। तो उसके कार में एक रेडियो थी, मतलब FM, उसने उसको ट्यून किया और वो चल गया। GXU एक कार थी, V लड़का था, चलाते चलाते एक जंगल में पहुंचा, उस बहुत दूर चला गया जंगल, मतलब जहां सारी वेव की आना बंद हो गई, सिर्फ एक रेडियो वेव आई। इसलिए गाइस, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है मेरे भाई। तो ऑर्डर की बात करूं तो यदि आप इधर से लेकर के, ये बहुत लाख टके की बात बता रहा हूं, इधर से लेकर के आप इधर की तरफ पहुंचते हो तो वेवलेंथ का ऑर्डर बढ़ता है। जिसको समझ में नहीं आया वो मेरी बात समझ लेगा कि भाई एक गाड़ी थी और रेडियो बहुत दूर तक चली थी, रेडियो का सबसे ज्यादा होगा। और ये याद रखना, XUV, तो हमारे पास GXU है, ठीक है। एक गाड़ी है, वो कार है, चलाते चलाते बंदा गया, V नाम का बच्चा था, रेडियो बजाया, रेडियो चल गई। तो अब कोई आपसे पूछे कि सर वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी, बेटा बार बार क्वेश्चन आता है, याद रखना। ऑरेंज 4-5 वेव लिख देगा, बोलेगा ऑरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, तुम जितना भी रट्टा मार लोगे तुम्हें ये ट्रिक नहीं मिलेगी। रट्टा मार के तुम कुछ भी करते रहो। तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या बढ़ रहा है, वेवलेंथ। प्योर्स, अरे विजिबल और एक्सरे में किसका वेवलेंथ ज्यादा है, विभू? अरे विभू बता रहे,